अरे वो AK-47 लेके आपके छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पे गया और ताबड़तोड़ बेचारे औरतें बच्चे बूढ़े जो भी है तड़ 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 करके मारा। देखिए जो आपका लड़ाई का तरीका है वो दिखाता है कि आपका वजूद क्या है, आप किस किस्म के इंसान है। जो बहादुर आदमी है, जो दलेर आदमी है, वो सामने खुले आके लड़ता है, छाती खोल के आके लड़ता है तलवार लेके, वो इस तरह के काम नहीं करता। और कुरान शरीफ में साफ लिखा है, मेरे भाई बैठे हैं, मुसलमान भाई यहां बैठे, वो कोई मेरे को बोल दे अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए, एक भी मासूम का कत्ल, ये कुरान शरीफ के अल्फाज है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जो अजमल अमीर कासम आया, जो वो रेलवे स्टेशन पे फायर खोल रहा है, जो जवेरी बाजार में आप बम लगा रहे हैं, उससे क्या होता है? इसी तो ये जो कहानी अभी तक थी वो यही थी कि साहब बस भारतवर्ष की एक फौज है जो जल्लाद फौज पूरी दुनिया की, वो कहीं आगे यहां तंग कर रही है बेचारे कश्मीरियों को जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान। अरे साहब आज 5 बिलियन लोग जो कश्मीर वादी के हैं, सबसे पहले वो केवल 5,000 से 10,000 किलोमीटर का जो वर्ग का एरिया है, वो आवाज इतनी, क्योंकि कई लोग वहां पे जोर से चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज को लद्दाख की आवाज माना गया। लद्दाख के लोग बौद्ध हैं, वो मर जाएंगे इसके पहले कि वो पाकिस्तान जाए, आप समझे। और जो कारगिल के लोग शिया है बेचारे, वो तो अपने कान पकड़ लेंगे पाकिस्तान का नाम लो, बोले साहब हम घर जा रहे हैं, हमको दिल्ली जाना, हमको पाकिस्तान नहीं जाना। और जम्मू के लोग, मैं जम्मू में पैदा हुआ था, आप समझते हैं जम्मू के लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं? वेकअप यार, अब रह किस दुनिया में रहे। एक मुट्ठी भर लोग वहां पे जो है वो चिल्ला, क्योंकि वो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके प्रेस में सपोर्टर बड़े अच्छे हैं, कई मोहतरमा हमारी जो है वो वहां पे बैठ के चिल्ला रहे। तो ये जो नाटक स्वांग बना है ये पर्दाफाश हुआ, जबकि आज से कुछ 2-4 दिन पहले ये जो ट्रेलर आप सबने देखा, क्या हो रहा है, असलियत क्या है गिलगिट बाल्टिस्तान में, असलियत क्या है POK में, और असलियत क्या है आज देखिए बलूच आपको बोल रहे हैं, आपको जो हमारे पठान भाई है वो यहां बता रहे हैं कि असलियत साहब ये कत्लो गारत चल रहा है। मैं आपको चंद एक, और ये असलियत हमको बहुत पहले मालूम थी, हम लोग यहाँ हैरत में चुप होके बैठते थे, यार गाली सब हम खाते, हम तो केवल स्मॉल आर्म चला रहे, जो तोपे चला रहा है, जो टैंक चला रहा है, जो कुचल रहा है लोगों को, टैंक 48 टन का टैंक होता है, लोगों के ऊपर से ले जाते आदमी औरत बच्चे था, पूछो उनको, आपको अलग चाय के टाइम वो कहानी सुना देंगे जो उन्होंने देखा है, वहां की बुक्ती ट्राइब्स, वहां की मंगल ट्राइब्स, ठीक है, और वहां की जो मर्री ट्राइब्स है उनका क्या हाल किया है पाकिस्तान की फौज ने, वो आपको पता चलेगा। अकबर खान बुक्ती कौन है, कहां है वो, आज मार डाला गया उसको, ठीक है। सारे अताउल्ला मेंगल बेचारे किधर है, पूछो उनसे। वो जो जुल्म है वो जुल्म नहीं है, जुल्म केवल तब होता है जब हिंदुस्तान की फौज आपको बचाने के लिए लड़ने जाए। अरे मैं वहां टूरिज्म के लिए गया हूं क्या? आपने मेरे टूरिज्म के लिए थोड़ी ना भेजा है उधर पे। तो देखिए अब ये पर्दाफाश हो चुका है। तो मैं आपको बताऊं जो हम बहुत पहले से जानते हैं, 1965 की 50वीं वर्षगांठ अभी खत्म हुई है। किस लिए ये लड़ाई शुरू हुई साहब? 10,000 ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटर पंजाबी वो उन्होंने जम्मू कश्मीर में भेजे कि अल्जीरियन स्टाइल रिवोल्ट शुरू कर देंगे, और पूरी साजिश थी, पूरी चाल थी। उसके पहले जो मोए मुकद्दस था हजरत जी का, जो उनका जो बाल था वहां हमारी मस्जिद में, वो चुरा लिया ताकि लोगों को गुस्सा आए, और सारा वो भी नाम दो, थैंक गॉड इंडियन आर्मी का नाम नहीं लिया उस वक्त, लेकिन ये भारतवर्ष ने चोरी कराई, ये कराया वो कराया, गदर फैलाया वहां पे। तो ये लोग बड़े खुश हुए कि साहब कश्मीर में तो आग लगी हुई है, वहां के लोग जो है, अरे वहां कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको ठेकेदारी चाहिए, वो पूरी मार्केट की पॉलिटिकल फैमिली, उनको नहीं पसंद की ये फैमिली, उसके बदले परिवारवाद तो परिवारवाद है, तो दूसरे परिवार आ रहे हैं टपक टपक के वहां। तो इसी उन लोगों ने उस वक्त ये जो है ये गफलत का दौर जो है वहां पे शुरू किया था। कहने की मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आज आप ये जो 5 बिलियन हमारे मुसलमान भाई हैं वादी के, उनको उदारवाद जो हमारा यहाँ है ना, एक मेरे को बोले साहब अगर वो जाना चाहते हैं तो आप जाने क्यों नहीं देते, आप इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? हम क्योंकि वो मेरा देश है, क्योंकि वो मेरा मुल्क है, इसलिए नहीं जाने दे सकते। और आज आप उनको जाने दें तो कल के आप आजमगढ़ के लोगों को बोलेंगे भैया तुम भी जाओ, अच्छा जो सुल्तानपुर के लोग हैं, सहारनपुर के लोग हैं, ये सब जाए, कल हैदराबाद जाएगा, परसों कुछ और जाएगा, फिर वहां कर्नाटक केरला में भी बेचारे हैं। अरे उन सब ने आपको अपने पांव से वोट दिया 1947 में जबकि आजादी हुई, बंटवारा हुआ कि साहब हम यहाँ रहना चाहते हैं,
यहाँ पे लोग हैं कि नहीं नहीं साहब आप जो है वो उस तरफ चलो, वो बहुत अच्छा है। तो आप सैयद अली शाह गिलानी की तरह आपको भी एक वन वे टिकट मिलनी चाहिए, ताकि आप जाके उनसे मिले, उनसे पूछे। फिर जरा 10 साल के बाद आप जब वापस आना चाहेंगे, वी विल नॉट गिव यू टिकट, उस वक्त खुद खरीद के आनी पड़ेगी टिकट आपको। तो ये जो असलियत है, मैं बता रहा हूं कि हमारी फौज ने देखी हुई है। जब हम लोग कमीशन हुए, मैंने आपको बताया 65 में क्या हुआ, इन्होंने 10,000 इन्फिल्ट्रेटर भेजे, वो सबके सब पंजाबी थे। जब वो हमारे गहरे में 1 अगस्त 1965 को उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन शुरू करी थी, 5 अगस्त तक हमारे गहरे एरिया में आ गए हैं। और वो जाके वहां के कश्मीरी को बोलो, ए काका इथे आ तो वो इथे आ वाला उसने आके पहले फौज को बताया कि एक पंजाबी में बात कर रहा है उधर पे। तो हमारी फौजें गई और वो सारे के सारे जो घुसपैठिए ऑपरेशन जिब्राल्टर 7, 8, 10, 12 दिनों में घेर घूर के मार मूर के हाथ खड़े कर दिए थे आधों ने, बाकी भाग के पार। गफलत कहां से शुरू होती है? हमेशा पाकिस्तान से। ना जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। 65 में इन्होंने ये शुरू किया और इसका अंजाम इनको जाके मिला 1971 में। और क्या हमने लड़ाई शुरू करी 1971 में? जी नहीं साहब, इन्होंने इलेक्शन करी। इलेक्शन में मैक्सिमम वोट किसने जीते? मुजीबुर रहमान और उसकी बांग्लादेशी पार्टी ने, जो वहां थी ईस्ट पाकिस्तान में। इन्होंने बोला किसको बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर? किसी भी तौर तरीके के साथ मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो वहां क्या बोले साहब, एक बंगाली कैसे बन सकता है? ये तो बंगाली, ये बलूच है, ये पठान है, ये नंबर 2 और नंबर 3 पे आते हैं पाकिस्तान में, पंजाबी आते हैं टॉप पे। केवल पंजाबी बन सकता है या उर्दू बोलने वाला जो है वो वहां बन सकता है। उन्होंने बताया आपको कैसे ये जबान, गलत जबान अगर आप नहीं, थोपी गई है एक जबान कई लोगों के ऊपर। फिर साहब वहां पे जनरल टिक्का खान साहब को भेजा गया ईस्ट पाकिस्तान में एक दमन चक्कर चलाने के लिए। अच्छा ये लोग वोट, ये अपना वोट का हक चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बताओ जरा, टीच इनको, टीच देम अ लेसन। और जनरल याया खान जो उस वक्त पाकिस्तान का तानाशाह था, उसने टिक्का खान को चुन के बेचा, जिसको आज तक इसका नाम दिया जाता है द बुचर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का कसाई। 1 करोड़ रेफ्यूजी, आप जानते हैं उस वक्त हम लोग फौज में भर्ती हुए थे, मैं 1971 की बात कर रहा हूं। हमको अपनी कमीशन मिली थी 14 दिसंबर 1971 को। लड़ाई के बादल देख के हमको 1 महीना पहले उन्होंने ट्रेनिंग बोला, काफी ट्रेन हुए, बख्शी साहब तुम लोग चलो। अब ट्रेन में बिठाया, 10 दिन दिए मम्मा पापा को देखने, और सीधा सिलीगुड़ी उतर के बांग्लादेश के अंदर। तब ये लड़ाई का हाल शुरू हो। लेकिन ये लड़ाई हुई क्यों, मैं याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान की फौज ने ऐसा दमन चक्कर चलाया, जो आज ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो वजूद की बात कर रहे हैं, ऐसा दमन चक्कर चलाया बांग्लादेश में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी बात मत सुनिए। वो बोले साहब बख्शी साहब पता नहीं पाकिस्तान से चिढ़ते हैं, पता नहीं क्या बात है, उनको गुस्सा आता रहता है, 24 घंटे नाक में गुस्सा रहता है पाकिस्तान को लेकर, रहता है बिल्कुल, क्योंकि यह वाहियात मुल्क, वाहियात मुल्क, ना खुद चैन से जिएंगे, ना किसी और को जीने देंगे। इन लोगों ने साहब वहां जो चला, 1 करोड़ रेफ्यूजी बांग्लादेश से बेचारे हमारे देश में। उस वक्त जय बंगला नाम की एक बीमारी फैली हुई थी, सबकी आंखें लाल होती थी और खूब पानी आनी गिरना शुरू होता था। कहते साहब ये महामारी का लक्षण है, क्योंकि बड़ी लड़ाई होने वाली है। और उस वक्त वो आपको गिद्ध उड़ते दिखते थे आसमान में। और इन्होंने वहां पे कोई 3 बिलियन जो है वहां पे मार डाले इन लोगों ने। 30 लाख बांग्लादेश के लोग मार डाले। ह्यूमन राइट आप भूल दीजिए, they were just killed। जाके यूनिवर्सिटी से निकाले स्टूडेंट्स को मार डाला, यहां वो टॉर्चर करके मारा। और 1 बिलियन women were raped in बांग्लादेश। ये हाल इन्होंने वहां पे किया। जब 1 करोड़ रिफ्यूजी हमारे यहां आ गए, हमारी इकोनॉमी उस वक्त वैसे प्रॉब्लम थी, तभी अभी ये हाल में ही हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। नहीं तो हमारे भी सारा खाना अमेरिका से आया करता था, वो शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस था हमारा। BPL 480 चलता था उन दिनों। आज देखो इज्जत हमारी बढ़ गई है कि हम अपना खाना खुद उगाते हैं और औरों को भी देते। तो उस वक्त जो था साहब, ये जब इनको इतना खाना देना पड़ा, तो तब मैडम इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बुलाया, तब फील्ड मार्शल था हमारे जनरल सैम मानेकशॉ। उन्होंने बोला सैम बहुत हो गया, अगर इतना 1 करोड़ लोगों को हमको फ्री फंड का खिलाना पड़े सालों साल अगले, तो हमारी तो इकोनॉमी ऐसे बैठ जाएगी। आई वॉन्ट यू टू गो इट, खत्म करो ये तमाशा, बहुत हो गया। तो उन्होंने बोला मैडम दैट मीन्स व्हाट? शी सेड आई डोंट माइंड, आई कुडंट केयर लेस। हो जाए तो हो जाए यार, अब बहुत हो गया। देखिए हमको ना धकेल के इस स्टेज पे लाया जाता है।
कि इतना तंग करेंगे कि तुम लड़ोगे। तुम जो अपने आप को अहिंसावादी और क्या क्या वादी, सत्यवादी, ये सब जो बोलते हो, यू नो, कि हम तो साहब केवल धरने करते हैं, हम तो साहब केवल सत्याग्रह करते हैं, आपको इस कगार तक लाएंगे कि आप लड़ने पे मजबूर हो। और फिर हम लोग जब जब लड़े तो साहब 14 दिन लगे पाकिस्तान की फौज को। ये आज उनके बड़े हुकार भर रहे हैं जनरल राहिल शरीफ साहब, आओ लड़ो आओ लड़ो। अरे हम लड़ेंगे अपने टाइम पे, तुम्हारा कैलेंडर थोड़ी ना चलेगा। हम जब लड़ेंगे हम जब लड़ेंगे साहब तो 100 सोनार की 1 लोहार की हो जाएगी। और ये है कि तुम हमको आज और वो अच्छा भैया चोचलेबाजी बोलते ना कि ऐसे करके, ऐसे का जवाब ऐसे नहीं होता, वो मुट्ठी भर के मुंह पे पड़ता है उस वक्त। और और हमने देखा अगस्त के महीने में कि राहिल शरीफ साहब और पाकिस्तान की फौज मतलब ऐसे हो रही कि आओ लड़ो। हम भी सोच रहे थे बात क्या है, इतनी ये जोश कहाँ से आ गया, ये खून गर्मी कहाँ से आ गई, ये जो देश जिसके 2 टुकड़े किए थे हमारी फौज ने कुछ ही साल पहले। तो पता चला साहब कि जो चीन की फौज है, ये जरा सुनिए, जो चीन की फौज है वो जुलाई से लेकर अगस्त तक उसने बड़ा भारी युद्धाभ्यास किया है तिब्बत के इलाके में। 1,40,000 जो फौज है उनकी, वो तिब्बत के इलाके में ट्रेनिंग कर रही है, जॉइंट एक्सरसाइज 15D। और उसके साथ उनकी एयरफोर्स वगैरह सब आए हैं। तो चीन की फौज को वहां देख के पाकिस्तान की फौज की छाती बड़ी खुल गई और वो लगे यहाँ पे LC पे फायर करने, ये करने वो करने। तो हमको भी समझ आ गया कि मंशा क्या है, कि इस वक्त हमको चोचलेबाजी क्यों की जा रही है। तो देखिए ऐसा है, मार्च में हम जा सकते थे 1971 में, मार्च में नहीं गई भारत की फौज, क्योंकि उस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब ने साहब बोला, मैडम मैं चोचलेबाजी के लिए नहीं जाऊंगा, अगर आप मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मुझे वक्त चुनने दीजिए, लेट मी चूज माई टाइम एंड माई प्लेस, और हम तैयारी करके लड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आज हुड़मती में आ गए, बहुत जोश आ गया, किसी ने ऐसे किया तो आग करके चढ़ गए, ऐसे नहीं होती लड़ाई। लड़ाई को कोई भी फौजी जो है उसको पता है कि बहुत सारा नुकसान होगा, और अगर पाकिस्तान को लड़ाई का शौक है तो वो पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारे टाइम टेबल पे नहीं होगा, आपके कैलेंडर पे नहीं होगा। हम उसका समय हम भारतवर्ष में तय करेंगे क्या है। और बात यह है कि ये इन्होंने बांग्लादेश में किया, ये जुर्म, ये कत्लो गारत, ये अन्याय और ये अत्याचार इन्होंने बांग्लादेश में किया। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज मेरी बात मत सुनिए, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो एंटी पाकिस्तान है, तो कभी पाकिस्तान की तरफ कुछ अच्छा बोलेंगे नहीं बख्शी साहब। तो आप हमुदुर रहमान, जस्टिस हमुदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज को लगाया गया था कि साहब क्यों, क्या हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों हुए, क्या बांग्लादेश के लोग मुसलमान नहीं थे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, हाउ कैन रिलीजन बी द बेसिस ऑफ अ नेशन स्टेट। ये आपने देख लिया, ये पूरी 2 नेशन थ्योरी वहां फेल हो चुकी थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं 1970 की दशक में, जो हम नहीं जानते, वो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज ने कत्लो गारत किया है, खासकर 1974 में पूरी फौज लगा दी, कोबरा एंटी जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो भेजे गए, जेट फाइटर, तोपें, टैंक लेके उस वक्त पहला विद्रोह हुआ था बलूचिस्तान में, और जिस बेरहमी से वो कुचला गया वो आप प्लीज उनसे पूछिए। लेकिन हमारा मीडिया को उनके लिए फुर्सत नहीं है। उनके लिए सबसे बड़े जो है मदर टेरेसा के बाद अगर कोई आए तो वो आए हैं सैयद अली शाह गिलानी। तो इसी वही बात है, ये वहां पे हाल किया है उनका। और जो पश्तूनों का जो मुल्क है, आज अफगानिस्तान को उन्होंने जो है तकरीबन मुल्क को ही खत्म कर दिया था। अफगान नेशनलिज्म सबसे पुराना देश अगर साउथ एशिया में है, कंटिन्यूटी जिसकी चली आ रही है, तो अफगानिस्तान। और ये पाकिस्तान की फौज ने वो हाल किया। अब तालिबान 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 कहते, तालिबान किसने खड़ी करी? मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर। प्लीज बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर, पाकिस्तान आर्मी जो उस वक्त डायरेक्टर IB था, उसने ये खड़ी करी। पैसे दिए यूरोकॉल ने, अमेरिकन कंपनी, पैसे दिए सऊदी अरेबिया ने, और देखिए तेल के लिए मरवा दिए बेचारे ये हमारे पठान भाई वहां से। उनकी कोई बात नहीं करता, सब बात करते हैं कि साहब ये यहां जुर्म का, यहां साहब खुले आम इलेक्शंस होती है, जिसको लोग चाहते हैं सरकार चुनते हैं। एक इलेक्शन नहीं, पिछले कई जो है सालों में, दशकों में यहाँ पे तो कोई आपकी 6-7 तो इलेक्शन हो चुकी है, जिसमें कि फॉरेन मॉनिटर्स आए, इंटरनेशनल मॉनिटर्स आए, और उन्होंने बोला कि साहब इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दूसरी नहीं।
और जो पिछली इलेक्शन जो थी उसमें 60% कई जगह 70% वोटर टर्नआउट हुआ है। अरे साहब, पहले आप अपने देश में सही इलेक्शन कर लीजिए, और जो इलेक्शन होके आता है उसको बेचारे को मुखौटा नहीं बनाइए अपने प्रधानमंत्री को, जिसके कि पीछे फौज से कठपुतली की तरह नचाती है। पहले अपने देश में आप जमहूरियत लाइए, फिर यहां हमें जमहूरियत का लेसन और पाठ पढ़ाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1970 की दशक में बलूचिस्तान में कत्लो गारत हुआ। 1980 की दशक में जब जिया उल हक साहब आए थे, तो उन्होंने उस वक्त, आप शायद नहीं जानते होंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह हुआ। जो शिया थे वहां पे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उस वक्त एक पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर थे, बहुत अप एंड कमिंग ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ, और वो उस वक्त फ्रंटियर कमांड नॉर्दर्न एरिया में वहां पे कमांडर के तौर पे थे। जिया उल हक साहब ने उनको बोला, तुम स्पेशल फोर्सेस के हो, मैंने खास आपको चुन के भेजा है परवेज साहब कि आप ये विद्रोह को दबाओ, कुचल दो, ऐसा सबक सिखाओ यहां के शियाओं को कि पाकिस्तान के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत दोबारा नहीं करें। और उस वक्त ट्रकों में भर के वो सुन्नी ट्राइब्समैन भर के ले आए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से यहां, और उनको साहब छोड़ दिया गया जो वहां की शिया आबादी थी। और 7 से लेके 10 दिन तक जो हैवानियत का वहां पे कत्लो गारत चला, ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। जिस तरह की ये भी मीडिया जो आपको दिखा है, ये भी कोई अभी आके इसका पर्दाफाश हुआ है असलियत का, ये वहां पे हो रहा है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कर जो रहे हैं कत्लो गारत वो उस तरफ है, गाली सारी भारतवर्ष की फौज के नाम पे। तो इसलिए अब काफी हमसे भी बहुत ज्यादा हो गया। ये मैं समझता हूं कि अब असलियत को सामने आना चाहिए। और हमारे अंदर जो देश में एक तबका है अपीजमेंट वाला, जो पिछली सरकार थी उसमें हम कई बड़े बड़े लीडरान को सुनते थे, डायलॉग इज अनइंटरप्टेबल, कि चाहे आपके हजारों भारतीय मर जाए, चाहे आपकी आधी आबादी मर जाए, डायलॉग चलती रहेगी। अरे क्यों साहब, आप जुलू कैटेगरी में हैं, आपके चारों तरफ लोग हथियार लेके घूम रहे हैं, आप तो बड़े सेफ हैं, बाकी भारतीय क्या हम कोई नाली के कीड़े हैं या गली के कुत्ते हैं, क्या है? जितने मर्जी भारतीय मर जाएं, मुंबई में कहीं भी मर जाएं, कुछ नहीं, डायलॉग चलती रही। क्यों चलती रहेगी, किस वजह के लिए चलती रहेगी डायलॉग? मतलब हमको ये बड़ी हैरत होती थी कि ये कॉमन सेंस को कॉन्ट्रवीन क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा था 1980 की दशक में जिस बेरहमी से गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह को कुचला गया, उसकी मिसाल दूसरी नहीं है दुनिया के अंदर। और अभी तक वो दौर वहां चल रहा है। पिछले साल, इस साल कितनी वारदातें हुई कि बेचारे शिया वहां से आए, उनको बसों से निकाला गया, धर्म पूछा गया, मजहब पूछा, धड़ 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 करके गोली चला दी। सबसे पहले तो वहां के अहमदिया के खिलाफ हुआ था दमन चक्कर, फिर ये वहां के शियाज गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर जो महाजिर हैं सिंध के अंदर और कराची में। तो इनकी बात क्यों नहीं की जाती, केवल कश्मीर की बात क्यों की जाती है? क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जरा चिल्लाने में बड़े अच्छे माहिर हैं। तो साहब वो ज्यादा के जब भी यूएन में जाते हैं नवाज शरीफ साहब, वो गली गलियारों में जाके चिल्ला चिल्ला कर वो कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अब जो है दुनिया थक चुकी है, कश्मीर से कान पक चुके हैं दुनिया कि साहब अब जरा ये तशरीफ का टोकरा आप कहीं ले जाइए। ना यूएन सुनता है, ना ये वो सुनता है, लेकिन पाकिस्तान की फौज पीछे से ऐसे करती है नवाज शरीफ साहब को, वो आगे जाके बेचारे कश्मीर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते। ये राग अब बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि ये नहीं कि केवल जो सेपरेटिस्ट हैं उन्हीं के मानव अधिकार है, हमारे बलूच भाइयों के भी ह्यूमन राइट्स है, हमारे पठान भाइयों के भी ह्यूमन राइट्स है। और जब भारत सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया में, तो क्यों नहीं हम इनकी बात कर सकते? और वो सही पूछ रहे हैं आपसे, आप सबसे बड़े देश हो, आप क्यों नहीं हमारी बात करते? अब हमारे जो हमारे क्या कहते हैं मानवीय अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है हमारे, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? क्या पाकिस्तान ने ही ठेका ले रखा है सबसे ज्यादा अत्याचार खुद करना, और फिर लेके उंगली लेके चिल्लाते रहना भारतवर्ष के ऊपर? सारी अटेंशन इस तरफ, और हमारे मीडिया की भी अटेंशन इस तरफ। और कितनी कितनी हमारी यहाँ पे एक इंडस्ट्री बन गई, कॉटेज इंडस्ट्री भारतवर्ष के अंदर। डायलॉग क्या बोलते हैं, ट्रैक 2 डायलॉग। कितने अमन की आशा की मोमबत्तियां की इंडस्ट्री खुल गई है यहाँ। जितनी मोमबत्तियां इस देश में बन रही हैं, कभी वाघा बॉर्डर पे, कभी इधर पे, कभी उधर पे। तुम्हें पता हमारे लड़के मर रहे हैं वहां पे, बेचारे बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, वहां आबादी की वहां पे देखिए कितना त्रास दिया जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल वैसा सलूक किया जाए जैसे वो औरों के साथ कर रहा है। ना वो अगर चैन से नहीं जीना चाहते, कितनी बारी बोल दिया। देखिए मोदी जी के आने के बाद
मोदी जी के आने के बाद, जिनको वो लोग कितना मतलब कोसते रहते हैं, उनके आने के बाद 3 बार तो प्रयास उन्होंने कर दिए ना। जब उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रहा था, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया कि भैया आके बात कर लो। ऐसा है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन को और पांडवों को, क्या कहा था कि बोले यार देखो, लड़ाई के पहले जितना शांति के लिए जो लास्ट प्रयास है वो कर दो, ताकि उसके बाद न्याय का पक्ष, धर्म का पक्ष हमारी तरफ होगा। तो उन्होंने बोला साहब 5 गांव दे दो, 5 पांडव हैं, 5 गांव देंगे। बोले साहब 1 नहीं दूंगा। फिर वो बोला अच्छा ठीक है, आप 1 दे दो ना। अब आपने 1 का नाम ले ही लिया, 1 दे रहे हैं, 1 है सुई की नोक। उसने बोला उतनी जमीन नहीं दूंगा। तो बोला अब युद्ध होगा, आप इतना हमको तंग करेंगे, और ना केवल हमको तंग कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं, आप ईरान को तंग कर रहे हैं, और आप भारतवर्ष को तंग, यानी कि जिन देशों का मिसफॉर्च्यून है कि आपका बॉर्डर पाकिस्तान से आपकी सीमा लगती, यही हमारी ये बुरी किस्मत है कि ये ऐसे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा है। ना खुद जिएंगे, ना खुद चैन से रहेंगे, ना दूसरों को चैन से जीने देंगे। और आपने देखा कि जो कत्लो गारत का सिलसिला उन्होंने उस 1980 में शुरू किया था गिलगित बाल्टिस्तान में, वो अभी तक चल रहा है। हैरत की बात यह है कि क्या आपको पता था कल तक? मैं पूछता हूं यहां, जिनको पता था आप प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए कि हमको पता था साहब ये हो रहा है। ये हमारी सरकार ने, पहली बारी इस सरकार ने ये जो है पर्दाफाश किया है, और असलियत और जो कि सत्य है, जो कटु सत्य है, वो दुनिया के सामने लाए। और खुशी की बात यह है कि ये जो वीडियो दिखाया गया था गिलगित बाल्टिस्तान का, आपने देखा किस बेरहमी से लोगों को लातों से, घूसों से, डंडों से पीटा जा रहा था, किस तरह आदमी को उठा के ट्रक के आगे फेंका गया, किस तरह उनकी बेचारी औरतें वहां पे चिल्ला रही थी। आपने देखा वो सब, ये असलियत है। और जब वहां पे वीडियो चल रहा था, तो कर्नल शफकत साहब हैं हमारे बड़े अजीज, जो हमेशा टीवी डिबेट्स पे आरएसएन और मेरे साथ आते हैं, और दूसरे वो हु इज दैट बॉल्ड जेंटलमैन, तारिक पीरजादा साहब। नहीं साहब ये झूठ। मैं कहा साहब आप देख रहे हैं यार, अब झूठ बोल सकता है, लेकिन जो विदित है, आपके सामने ट्रेलर चल रहा है, क्या हो रहा है आपके गिलगिट ऑक्युपाइड, आपके जो गिलगिट बाल्टिस्तान में, वो कह रही साहब ये झूठ है, ये आपने ये डॉक्टर इमेजेस है। मैंने कहा यार ऐसी लात खाते हुए डॉक्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने ज्यादा लोगों को। बट ये देखिए, ये है झूठ बोलना। दे लाई थ्रू देयर ब्लडी टीथ। अमेरिका से 21 अरब डॉलर खाए, 21 अरब डॉलर खाए, डिकार नहीं लिया। ओसामा बिन लादेन को अबाटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 800 गज दूर, एक्चुअली 850 गज दूर था, सॉरी मैंने गलती कर दी, इट वाज 850 यार्ड्स, वहां पे मकान में सेफ हाउस में रखा। और बोले साहब हमें मालूम ही नहीं था। बड़ी हैरत की बात, और यहां था, आई डोंट नो। मुल्ला उमर कहाँ था भाई, आपसे जरा पूछे। वो भी वहीं पे उन्होंने रखा। तो जो प्रेसिडेंट हमीद करजाई साहब थे अफगानिस्तान के, एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला साहब जो हमारे अमेरिकन दोस्त हैं, उन्होंने गलत देश में लड़ाई लड़ी, उनको वो पाकिस्तान में लड़नी चाहिए थी। क्यों साहब? मुल्ला उमर वहां, जलालुद्दीन हक्कानी वहां है, और उसका बड़ा भाई, उसका फादर है जलालुद्दीन हक्कानी और सिराजुद्दीन हक्कानी, दोनों वहां। गुलबुद्दीन हिकमतयार किधर है? वो भी उधर है, पूछिए जरा गुलबुद्दीन हिकमतयार किधर? वो सब पाकिस्तान में। और फिर जब मुल्ला उमर, उनकी डेथ हो गई, 2 साल छुपा के रखा, और अफगानिस्तान की सरकार को बोला हम तुम्हारी मुल्ला उमर साहब से बात करा देंगे। उनको मालूम था ऐसा ही को मुल्ला उमर के बेचारों के मरे 2 साल हो चुके हैं। झूठ बोला, फरेब। मतलब झूठ तो ऐसे निकलता है जैसे कि यार, मतलब कि दूसरा आदमी हैरान हो जाए, यार तुम कभी सच भी बोलते हो कि 24 घंटे तुम्हारी जबान से झूठ ही टपकता। मुल्ला उमर को आपने वहां रखा 2 साल, और उसके बाद बोल दिया कि हम आपकी संधि करा देंगे। अमेरिकन से पैसे खाए। अफगानिस्तान के बेचारे जो नई सरकार आई, वो भी बड़े परेशान थे कि लड़ाई का खात्मा हो, तो उन्होंने भी बोला हाँ जी, गानी साहब ने बोला कि आप बात करा दीजिए। आज जाके उन्होंने बोला कि साहब वो तो 2 साल पहले मर गया, वो तो 2 साल पहले मर गया, हमने नहीं बताया, आपने पूछा नहीं।